बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जिन्होंने बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला दिया था, इस फैसले के बाद तमाम तोपों के जो रुख थे वो उनकी जानिब कर लिए गए और इस फैसले को मुतनाज़ा तरीन फैसला करार दिया गया। और अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक वार्निंग भी जारी कर दी गई है। ये वार्निंग क्या जारी की गई है, किसने वार्निंग जारी की है और क्या अब इस वक्त चल रहा है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से भी अपने हवाले से एक केस की समाअत के दौरान बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए गए हैं और बड़े मानी खेज वो रिमार्क्स थे। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक साहब का एक ऐसा इकदाम, जो इकदाम आप कहें कि गले पड़ने जा रहा है, ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं, इन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। कैसे खतरे की घंटी बजाई है? कल रात तकरीबन 7 के करीब जो है, राउंड अबाउट 7, एक फ़ैसला आया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से और उस फैसले में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया। यानी उनके खिलाफ जो कार्रवाई उधर चल रही थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उसके बाद ये जो फैसला वो आया। बहरहाल फिर उसके बाद राय दे दी गई और सदर ममलिकत को ये भिजवा दिया गया। और ना सिर्फ इतना बल्कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक और जज को भी नोटिस जारी किया गया है कि आपके खिलाफ भी शिकायत है तो आप 14 दिनों के अंदर जो अपना जवाब है वो जमा करवाएं। अच्छा, बहरहाल यहाँ तक तो ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं, उनकी जानिब से बड़ा खौफनाक किस्म का जो रद्द अमल है वो सामने आया है और उन्होंने 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट सवालात उठा दिए और इस कार्रवाई को चैलेंज करने का ऐलान किया है और कुछ अहम तरीन इंकशाफात, खौफनाक इंकशाफात उन्होंने किए हैं कि उनके खिलाफ असल में हुआ क्या था। क्योंकि अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर होने के बाद अब जाहिर सी बात है, जब आप जज होते हैं तो आप गुफ्तगू मीडिया में आकर नहीं कर पा रहे होते, लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं तो फिर आप करते हैं खुलकर बातें। तो उन्होंने ये खौफनाक किस्म के कुछ इंकशाफात किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी, वो आपको बताता हूँ उनके हवाले से। एक तो उन्होंने ये कहा है जी कि ये जो राय दी गई है उनके खिलाफ, ये वो चैलेंज करने जा रहे हैं और ये जो इंक्वायरी है, इस इंक्वायरी की इजाज़त नहीं देता था कानून, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ जो ये इंक्वायरी है वो हुई। क्या उन्होंने कहा जी? उन्होंने कहा जी कि ये एक तरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफ़ा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त नहीं देता। सदर ने इस्तीफ़ा तस्लीम कर लिया, जिसे सरकारी गज़ट में शाया कर दिया गया। यानी कि पहला पॉइंट उनका ये था कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था तो उसके बावजूद भी कार्रवाई जारी रखी गई, जो कि नहीं रखी जा सकती थी। एक उनका पॉइंट ये है। लेकिन उसके बाद हुआ ये था कि फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट से ही कि कार्रवाई जारी रखी जा सकती है, लेकिन उस फैसले के ऊपर भी उन्होंने अपना पॉइंट जो है वो उठाया है। उन्होंने कहा है जी कि जुडिशल कौंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है। शिकायत दर्ज करने से पहले ही कई कौंसिल मेंबरान ने मेरे खिलाफ कबल अज़ वक्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मैंने कौन सा मिसकंडक्ट किया है, ओहदे के गलत इस्तेमाल के शवाहिद कहाँ हैं, ये रिकॉर्ड की बात है कि तमाम गवाहों ने मेरे हक में गवाही दी। उन्होंने कहा कि फैसला चैलेंज करेंगे और तमाम किरदारों को बेनकाब करेंगे। हम मुतलका कानूनी फोरम से रुजू करेंगे और मीडिया को भी आगाह करेंगे। उन्होंने मजीद कहा जी कि जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखा था। इंसाफ, शफाफ ट्रायल और तयशुदा तरीकाकार के तहत इन्हें कौंसल कार्रवाई से अलग हो जाना चाहिए था। मैंने कौंसल के सामने 26 दरखास्तें जमा कराई, किसी का भी जवाब नहीं मिला। अब ये बड़ा वैलिड पॉइंट उनकी जानिब से उठाया गया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि कौंसल के उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने ये फैसला दिया है, इन्होंने ही मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखा था। तो अगर आपने खुद मेरे खिलाफ खत लिखा था तो आप खुद मेरे खिलाफ कार्रवाई का वो जो बेंच था उसका हिस्सा कैसे बन सकते थे? ये आप उस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते थे। अब इसमें आप अपने आप को थोड़ा रिमाइंड करें और जो एक इंतखाबात वाला मैटर था जिसमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी थे गालिबन दूसरे जज, उन्होंने वो मैटर चीफ जस्टिस को भेजा और फिर बाद में जब जो बेंच बना 9 रुकनी, उसमें ये 2 जजेस भी मौजूद थे, तो सवाल उठाए गए कि इन्होंने ही तो रेफर किया था मैटर, तो ये खुद उस बेंच का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, और फिर ये अलहदा भी हो गए थे उस बेंच से।
تو اس وقت تو یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ لگ رہا تھا. تو یہ وہی پوائنٹ ہے جو کہ جسٹس ظاہر اکبر نقوی نے اٹھایا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے ہی میرے خلاف خط لکھا تو کارروائی کے لیے, تو وہ کیسے اس بینچ کا حصہ بن سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے انہوں نے جو یہ والا میٹر تھا کہ استعفیٰ دے دیا میں نے, اس کے باوجود بھی کارروائی جاری رکھی گئی, اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ چونکہ آ گیا تو اس وجہ سے وہ کارروائی جاری رکھی گئی. ویسے تو یہ ہوتا تھا پہلے کہ جو ریٹائر یا مستعفی جج کے خلاف نہیں ہو سکتی کونسل میں کارروائی, لیکن اگر کارروائی کے دوران کوئی استعفیٰ دے دے تو پھر کیا ہوگا. تو اس پر پھر سپریم کورٹ نے ریویو میں یہ فیصلہ دے دیا جی کہ ہو سکتی ہے کارروائی. تو اس پر بھی انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ عافیہ شیربانو کی بیسیکلی وہ اپیل تھی, وہ زائد المیعاد تھی جسے مجھے نشانہ بنانے کے لیے قابل سماعت قرار دیا گیا. اپیل کی سماعت اسی بینچ نے کی جس نے مجھے عبوری ریلیف دینے سے انکار کیا تھا. اچھا, اب یہ وہ امپورٹنٹ نقطہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ واقعی اپیل تو زائد المیعاد تھی, اپیل کی ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم کے اندر آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں, تو وہ اپیل اس ٹائم کے اندر دائر نہیں کی گئی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کارروائی کا نشانہ بنانے کے لیے جو ہے وہ اس اپیل کو قابل سماعت قرار دیا, اور اسی بینچ نے ہی فیصلہ دیا اس اپیل کا جو کہ ان کے خلاف تھا, جس بینچ نے انہیں عبوری ریلیف دینے سے انکار کیا تھا. یعنی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی وہ پہلے چیلنج بھی کر چکے تھے سپریم کورٹ میں, لیکن سپریم کورٹ کے بینچ نے انہیں ریلیف نہیں دیا تھا. تو اسی سیم بینچ نے اس اپیل پر سماعت کی اور ان کے اگینسٹ وہ فیصلہ آ گیا. اور پھر جو انہوں نے یہ کہا جی کہ ان کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا. اب اس میں ایک جو چیز ہوئی ہے سپریم کورٹ میں وہ یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو تھا اس نے اپنی کارروائی جاری رکھی ہوئی تھی. یعنی کہ اگر یہ ابہام تھا کہ اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی جاری رکھی جا سکتی ہے یا نہیں رکھی جا سکتی, سپریم کورٹ کا اس حوالے سے بھی فیصلہ نہیں آیا تھا. لیکن چیف صاحب نے اس کے باوجود کہا جی کارروائی جاری رکھتے ہیں, فیصلہ آ جائے گا. اب اس سے دو اینگلز نکلتے ہیں کہ کیا ان کو معلوم تھا کہ فیصلہ یہی آئے گا کہ ٹھیک ہے کارروائی جاری رکھ سکتے ہیں تو آپ کا کارروائی جاری رکھی جائے, یا یہ جی کہ جو انہوں نے ریزن بتائی تھی کہ ٹائم ویسٹ نہ ہو, کیونکہ اگر وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ گواہان اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے میں مزید ٹائم لگتا رہے گا. بہرحال اس کے باوجود بھی کارروائی رکھی گئی. تو یہ دو سوالات اٹھے اس وقت بھی, اور جو ان کے اس پوائنٹ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ مجھے صرف نشانہ بنانے کے لیے یہ کیا گیا. تو بہرحال جی یہ انہوں نے بڑے امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ اس کے اندر اٹھا دیے ہیں. اچھا, پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ یہ سب 18 مئی 2022 کے نوٹ کے بعد شروع ہوا. میں نے کہا تھا کہ نون لیگ کرپشن کیسز میں تفتیشی افسران کے تبادلے, تعیناتیاں اور نئی تقرریاں مشکوک تھیں, جبکہ مسلم لیگ نون کا میڈیا ونگ میرے خلاف مہم چلا رہا تھا, تو اسے روکا کیوں نہ گیا. چیئرمین جوڈیشل کونسل یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کارروائی کے دوران حقائق کو غلط انداز میں پیش کیا. سردار طارق مسعود اور جسٹس امیر بھٹی کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کارروائی مکمل کی گئی. اچھا, آج جسٹس سردار طارق مسعود ریٹائر ہو رہے ہیں, آج لاسٹ ڈے ان کا, اور جسٹس امیر بھٹی جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں. تو یہ دونوں ججز جو تھے وہ کونسل کا بینچ کا حصہ تھے, اور ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے واقعی ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی جو فیصلہ ہے وہ آیا ہے. چیئرمین جوڈیشل کونسل نے جسٹس نعیم افغان کی سپریم کورٹ تقرری سے پہلے کونسل کی کارروائی مکمل کی. تو یہ جی بڑے اہم ترین انکشافات ہیں جو کہ جسٹس ظاہر اکبر نقوی صاحب کی جانب سے اس فیصلے کے بعد کیے گئے. دوسری طرف ناظرین, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک وارننگ دی گئی ہے. یہ وارننگ کیا ہے یہ آپ خود سنیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہے جنہوں نے یہ وارننگ دی ہے, اور بڑا کھل کر انہوں نے بات کی اور بڑے سخت الفاظ بھی انہوں نے استعمال کیے ہیں. پہلے تو یہ آپ یہ سنیے. ذوالفقار علی بھٹو کی اسی سپریم کورٹ نے پھانسی دی, اور آج آپ کی عدالت عظمیٰ کہتی ہے کہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا تھا. اب بتاؤ, اب نہ اس زمانے کے جج زندہ ہے اور نہ بھٹو زندہ ہو سکتے, قانونی طور پہ زندہ ہو گیا, اور قانونی طور پر وہ زندہ ہے. اب اس عدلیہ کے فیصلوں کے لیے ہم منتظر رہیں گے کہ ہمیں عدل و انصاف ملے گا. تو عدلیہ جو ہے اس کو بھی ہمیں ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہوگا کہ بندے تو پتر بن جاؤ, اپنی قدر و قیمت خود پیدا کرو. اور تم نے تو اپنے کو گنوایا ہے, ہماری عزت بھی تمہاری وجہ سے گئی دنیا میں. جب کسی کو اقتدار میں لانا ہو تو 100 مقدمات
उसको इक़्तिदार से निकालना हो तो एक हफ्ते में 100 मुकदमात। ये हमारा मयार है, हमारे इंसाफ का मयार है। तो ये जी मौलाना फजल रहमान साहब ने आलमोस्ट पूरी चार्ज शीट जो है वो लगा दी है, और इसमें ये भी कहा है मौलाना साहब ने कि बंदे के पुत्र बन जाओ। सख्त लैंग्वेज भी उन्होंने इस्तेमाल की है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से और नवाज शरीफ के हवाले से भी कहा कि देखिए जी, जब किसी को इक़्तिदार में लाना हो तो 100 केसेस ख़त्म हो जाते हैं हफ्ते में ही, और किसी को फंसाना हो तो 100 केसेस हफ्ते में कायम कर दिए जाते हैं। तो ये इंसाफ का मयार है, और इस इंसाफ के लिए हम जाएं अदालतों के पास। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है, और एक बड़ी वार्निंग जो है वो भी दी गई है मौलाना फजल रहमान की जानिब से। ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान बल्कि असद कैसर साहब ने भी रात के एक तकरीर की है, और उस तकरीर में उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को ही मुखातिब किया है, और ये कहा है कि क्या ये जुल्म नहीं हो रहा, क्या ये जो इलेक्शन में धांधली है, क्या ये ज़्यादती नहीं है। और सिर्फ उन्होंने कहा है जी कि आप इस्लामाबाद के 3 हलकों को देख लें, और तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, चलें आप ऐसा करें, बहुत सारा अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं आप इन्हीं को ही देख लें कि कैसे 50-50 हज़ार लीड से जीत रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और फिर मुबैना तौर पर फॉर्म 47 आए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। तो क्या ये जुल्म नहीं है? क्या PTI के जो ख़वातीन वर्कर्स या दीगर जो बेगुनाह लोग हैं जेलों में, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या ये जुल्म नहीं है? लेकिन आप मतलब है कि इस सारी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल खामोश रहना ये एक सवालिया निशान है। तो असद कैसर साहब जो हैं वो भी बोल पड़े हैं। फिर इसी तरीके से जी एक अहम तरीन केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जिस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब वो एक रवायती उनका अंदाज है, और केसेस की समाअत के दौरान ही वो गुस्सा कर जाते हैं और कहते हैं जी कि सरदार ना लगाएं, या सरदार क्यों लगाया, या आला अदलिया क्यों लिखा गया, इस तरह के उनके कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आई थी। तो इसीलिए एक असलहा लाइसेंस का केस था, उसमें ज़रा सुनिए चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया जी कि मेरे लिए कानून में खसूसी रियायत मिलना बाइसे शर्म है। यानी कि वो ये कहते हैं कि अगर कानून में उनको कोई खसूसी रियायत दी गई है तो ये उनके लिए शर्मिंदगी का बायस है। ओवरऑल केस क्या हुआ जी, बेसिकली जी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने रिमार्क्स में कहा कि हो सकता है कि इस मामले पर अदालती मुआवन मुकर्रर करें। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरी इजाज़त के बगैर मेरा नाम भी शामिल किया गया। मेरे लिए कानून में खसूसी रियायत मिलना बाइसे शर्म है। मैंने इस मामले पर एक ख़त भी लिखा था जिसका जवाब नहीं दिया गया। क्लाशनकोफ कोई खिलौना या कंघी नहीं होती। पब्लिक सर्वेंट का मकसद अवाम की खिदमत करना होता है। स्कूलों में जाएं तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स असलहे के लिए खड़े होते हैं। गरीब के बच्चों के स्कूलों के बाहर तो गार्ड्स नहीं होते। असलहा उठाए शख्स के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो दहशतगर्द है या नहीं? शाम को इस्लामाबाद में देखें क्या होता है। जस्टिस मुसरत लाली ने कहा कि अब पार्लियामेंट के अरकान को भी इजाज़त है कि वो अपनी टेबल पर असलहा रख कर बैठें। जस्टिस अली मजहर ने कहा कि शादी की तकरीबात में असलहे की नुमाइश की जाती है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि उम्मीद है नई हुकूमत इस मामले को पर कोई इक़दाम उठाएगी। कोई भी मुल्क के अवाम का नहीं सोचता। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश की वीडियोस मौजूद हैं। असलहा लिए बड़ी मशहूर शख्सियात की सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं। हम किसी का नाम लेकर इन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहते हैं। तो बहरहाल जी ये तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो रिमार्क्स थे उनकी जानिब से दिए गए। लेकिन अब इन्हीं रिमार्क्स को जब ओवरऑल कुछ चीज़ों से कंपेयर किया जाता है, जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो वीडियो है वो ये सामने आई, जो कुछ वो कह रहे हैं, जो कुछ असद कैसर साहब कह रहे हैं, फिर आप ख़ुद थोड़ा सा चीज़ों को खाली असेस कर लें। जो कुछ इंतखाबात में हुआ, फॉर्म 45 आप देख लें, वो इलेक्शन कमीशन पहले अपलोड खुद करता है और फिर उसके बाद खुद ही उनको डिलीट कर देता है, और अपलोड भी वो देर से करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा के जो इक़दाम हैं जिनमें नज़र आ रहा है उनकी जानिबदारी, जो कुछ वो कर रहे हैं, तो इस मामले के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोश। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक असलहे के मामले के ऊपर इतना ज़्यादा जो रिमार्क्स है वो सामने आना, तो इससे तो ये होना चाहिए था कि असलहे के मामले पर चीफ साहब अगर इतने गुस्से हैं और इतने रिमार्क्स दिए हैं तो इन मामले के ऊपर तो बिल्कुल उनको तो फौरी तौर पर नोटिस और
तमाम तर चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए था। लेकिन खैर जो सवालात हैं वो भी उठ रहे हैं और अब तो खुलकर जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं और मौलाना फजल रहमान जो हैं इस वक्त वो बड़े एग्रेसिव मूड में हैं और इतने एग्रेसिव मूड में है कि वो तो साफ साफ अल्फाज, इनडायरेक्ट भी नहीं, एक होता है ना कि आप इनडायरेक्टली कोई बात कर जाते हैं, तो बिल्कुल डायरेक्ट अल्फाज में, सख्त अल्फाज में वो अपनी जो तमाम तर बातें हैं वो कर रहे हैं। राय का असर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।